अस्सलाम वालेकुम। पिक्चर में हमने मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री से मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट होता है कि सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो हम ख़रीदते थे और ख़रीद के अपने पास लेकर आते थे और फिर हम उसको बेचते थे। तो एक इसका मतलब है कोई हमें उस प्रोडक्ट का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ के बारे में हमने बात की कि मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बना बनाया प्रोडक्ट खरीदती हैं और उसको उसी हालत में अपने आगे सेल कर देती हैं। इसका मतलब है कि अब इन कंपनीज का जो मेन फोकस है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर है जो वो खरीद के लेकर आते हैं और वो जो बेचते हैं। अब उस प्रोडक्ट को उसकी अकाउंटिंग बड़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कितनी मिकदार में आया, कितनी मिकदार में गया, किस कीमत पे ख़रीदा था, किस कीमत पे बेचा था, ये सारा ताल्लुक जो है उस अकाउंट के साथ है जिसके अंदर सारा हिसाब रखा जाएगा जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा जिसका हम कारोबार कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ में या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में एक नया अकाउंट आता है जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वो अकाउंट है जिसमें अब जो प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे वो अपने पास लाके एक तो फिजिकली स्टोर में रखेंगे। स्टोर में तो फिजिकली रखना ही रखना है, साथ ही हमने अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग बुक्स में एक अकाउंट बनाया जिसको हमने कहा इन्वेंट्री का अकाउंट। उसमें हम उस सारे जितनी भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी अमाउंट को हम उस इन्वेंट्री के अकाउंट में ऐड कर देंगे। अब हमने ये कहा कि चूंकि इन्वेंट्री जो है वो इतना इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, एक मेन फोकस फीचर जो है मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में, वो आपका इन्वेंट्री का है। तो इन्वेंट्री को हमने कहा था, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए दो किस्म के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से देखा था। इस लेक्चर में हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को देखेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मैं दोबारा ओवरव्यू कर दूं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत आप जितनी बार इन्वेंट्री को परचेज करेंगे उतनी बार आप इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करेंगे, विच मीन्स कि आपने इन्वेंट्री, जैसा हमने पिछली बार लेजर लाइट्स की बात की थी, लेजर लाइट्स हम खरीद के लेकर आए और हमने स्टोर में रख दी। अब स्टोर में रखती फिजिकली तो पहुंच गई, लेकिन क्या हमने साथ ही इन्वेंट्री के अकाउंट को अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी अपडेट किया? तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहता है कि जितनी बार आप लेजर लाइट्स खरीद के लाएं, अपने स्टोर में रखें, उसको इन्वेंट्री के अकाउंट को भी अपडेट करें, मतलब अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी उसको अपडेट करें। फिर इसी तरह आप जितनी बार सेल करें, जितनी बार आप स्टोर से लेजर लाइट उठाएं और अपने कस्टमर को दें, उतनी बार आप अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री के अकाउंट को भी अपडेट करें। तो ये था हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कि जितनी बार इन्वेंट्री परचेज की जाएगी उतनी बार इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट किया जाएगा, जितनी बार इन्वेंट्री सेल की जाएगी उतनी बार इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट किया जाएगा। वेयरएज अब हम देखते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में। अच्छा, अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो अपने नाम से ही जाहिर है पीरियड से ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि हम अब जब भी इन्वेंट्री को परचेज करेंगे, इन्वेंट्री खरीदेंगे, तो हम इन्वेंट्री को ला के अपने स्टोर में तो ज़रूर रखेंगे, लेकिन इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं करेंगे। इसी तरह जब हम उस स्टोर में से लेजर लाइट को निकालेंगे और लेजर लाइट को निकाल के अपने कस्टमर को बेच देंगे, तो वहाँ पर भी हम
जो कस्टमर को रेवेन्यू हुआ है, सेल्स तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट जिस तरह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड की जाती थी और इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट किया जाता था, यहाँ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम ये काम नहीं करेंगे। हम चीज़ें लाते रहेंगे, अपने स्टोर में रखते रहेंगे, स्टोर से उठा के बेचते रहेंगे, लेकिन हमारा इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे ना तो इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेटेड होगा और ना ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, हम ये काम पीरियड के एंड में एक बार ही करेंगे, बजाय कि हम 10 बार कहें हमने चीज़ खरीदी तो इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट किया, 10 बार खरीद के 100 बार मुख्तलिफ क्लाइंट्स को बेची तो 100 बार जो है वो इन्वेंट्री के अकाउंट को भी रिड्यूस करूं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिकॉर्ड करूं। उसके बजाय पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहता है हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, महीने के एंड में एक बार इकट्ठा कैलकुलेट करके देख लें कि इस महीने में कितनी इन्वेंट्री खरीदी गई थी, कितनी बिक गई है और कितनी बच गई है, और इस महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी बनती है। तो इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ, तो हमें आइडिया होगा कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्रीज में और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्रीज में क्या फ़र्क है जी। अच्छा, अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम उसी तरह वो 100 लेजर लाइट्स खरीदी। ऑन सितंबर 5 वर्ली को परचेज 100 लेजर लाइट्स फॉर रीसेल फॉर $30 पर यूनिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑन अकाउंट। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किया था। अच्छा, वहां पे चूंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था, जब इन्वेंट्री परचेज करनी थी, इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करना था, तो वहां हमने इन्वेंट्री को 3000 से डेबिट किया था और अकाउंट्स पेएबल को 3000 से क्रेडिट किया था। अब यहाँ पे हमने इन्वेंट्री को अपडेट नहीं किया, मतलब इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं किया, 100 लेजर लाइट्स ला के स्टोर में रख दी, इन्वेंट्री के अकाउंट को नहीं छेड़ा। यहाँ अलबत्ता अब हमने परचेजेस तो की हैं, अब हमने एक टेम्परेरी अकाउंट, क्या मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ, टेम्परेरी अकाउंट। जब भी किसी वर्ड के साथ टेम्परेरी का वर्ड लगता है, इसका मतलब है इसने पीरियड के एंड पे क्लोज होना है। तो अभी क्या है, हमने एक टेम्परेरी अकाउंट बना लिया जिसको हम कह रहे हैं परचेजेस। ठीक है, अब 3000 की परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया। इसका मतलब है अब मैं 100 लेजर लाइट, पहले भी मैं 100 लेजर लाइट्स लाया था, मैंने स्टोर में रख दी थी, अब भी मैं 100 लेजर लाइट्स लाया हूं, मैंने स्टोर में रख दी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मैंने इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं कर रहा, यहाँ मैंने एक नया अकाउंट बनाया है, टेम्परेरी अकाउंट, जिसको मैं कह रहा हूँ परचेजेस। इसका मतलब है अब मैंने 100 लेजर लाइट्स को परचेजेस में डाल दिया। ठीक है, अब इसी तरह में वही जिस तरह हमने सितंबर 10 को हमने 10 लेजर लाइट्स बेची थी $50 के हिसाब से। अब $50 के हिसाब से हमने बेची हैं, 10 लेजर लाइट्स हैं, इसका मतलब है 500 की लेजर लाइट्स हमने बेची, और चूंकि ऑन अकाउंट है तो हमें कैश रिसीव नहीं हुआ। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सेल्स 500 से क्रेडिट हो गई और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 500 से डेबिट हो गया। अच्छा, इतना पार्ट जो है वो परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम दोनों में सेम है। वेयर एज अगर आपको याद हो, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में उसने कहा था जैसे ही सेल की है साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी रिकॉर्ड करो, अपडेट करो, और इन्वेंट्री के अकाउंट को भी अपडेट करो। मतलब क्या कि इन्वेंट्री के अकाउंट में भी 10 लेजर लाइट्स को या $300 की लेजर लाइट्स को कम कर दो। लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ने क्या किया, सिंपली स्टोर से 10 लेजर लाइट्स उठाई, कस्टमर को दी 500 रुपए की, यहाँ पे आके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या है, अपना इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट
नहीं किया। इसका मतलब है ना तो जब 100 लेजर लाइट्स आई थी वो इन्वेंट्री में ऐड की गई, ना ये जो अब मैं 10 लेजर लाइट पकड़ा रहा हूं ये इन्वेंट्री के अकाउंट से माइनस की गई हैं। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड होती है, उसकी कॉस्ट साथ रिकॉर्ड नहीं होती। उसके बाद अब आप आए सितंबर 15 को। सितंबर 15 को हमने जो 3000 की पेमेंट करनी थी वो हमने कर दी। ये परपेचुअल और पीरियोडिक में कोई फ़र्क नहीं है, नॉर्मल आपकी अकाउंटिंग है। कैश 3000 से चला गया, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी 3000 से डिक्रीज हो गई, तो आपकी पेमेंट हो गई। इसी तरह 500 रिसीव करना था, वो भी हमने रिसीव कर लिया, कैश 500 से डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल 500 से क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या था, जब आप इस एंट्री पे पहुंचे थे तो आपके तमाम अकाउंट्स अपडेटेड थे, आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस भी अपडेटेड था, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी अपडेटेड थी, और सिंपली आप अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने जाना चाहते तो आपको पता है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको जो इनकम स्टेटमेंट चाहिए होती है वो चाहिए होती है रेवेन्यूज़ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, आपने आपका महीना लेट से ख़त्म हो गया और अब आपको लेट से इनकम स्टेटमेंट बनाने जाते हैं तो आपको सेल्स रेवेन्यूज चाहिए, वो तो आपको मिल जाएंगे क्योंकि अभी आपने जब आप पीरियोडिक सिस्टम में जब आप सेल करते हैं तो आप रिकॉर्ड कर देते हैं, सेल्स तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब आपको सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करना है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अब क्योंकि आपने लेट से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता, एक बार सेल होती, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार भी सेल होती, हर सेल के साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिकॉर्ड हो गया होता, और जब पीरियड खत्म होता तो सारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप ऐड करते तो आपको पता चल जाता कि इतनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इस करंट पीरियड की। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमने ये काम नहीं किया। अब हम पीरियड के एंड पे पहुंच गए हैं और अब हमें 3 काम करने हैं। 3 काम करने हैं। एक, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, वो हमें नहीं पता। दूसरा, हमारे पास स्टोर में जो चीजें पड़ी हुई हैं, स्टोर में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो स्टोर में तो पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे इन्वेंट्री के अकाउंट में वो शो नहीं हो रही। और तीसरा, इस पीरियड में मैंने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया था जिसको मैंने क्या कहा था, परचेजेस। अब वो परचेजेस का अकाउंट भी मौजूद है और अभी तक क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स ने पीरियड के एंड में क्लोज होना होता है और आज आखिरी दिन है और परचेजेस के अकाउंट को क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब है अब मुझे ये 3 काम करने हैं और ये तीनों काम इकट्ठे ही होंगे। एक, आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड करनी है करंट पीरियड की। दूसरा, आपने इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करना है। और तीसरा, आपने परचेजेस के अकाउंट को क्लोज करना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में पीरियड के एंड पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है। पीरियड के एंड पे आपको क्या बताया जाता है, पीरियड के एंड में आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया जाता है, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पार्टी सप्लाई शो द फॉलोइंग इन्वेंट्री। इसका मतलब है इन जनवरी 1 को इस कंपनी के पास $14,000 की इन्वेंट्री मौजूद थी। ठीक हो गया। अब उसके बाद जनवरी के मंथ में या इस करंट ईयर में, ये चूंकि दिसंबर 31 डेट दी हुई आगे, इसका मतलब है ये अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है। अच्छा, अब जनवरी 1 को जो इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस था वो 14,000 था, और करंट ईयर में पीरियड के दौरान जो परचेजेस हुई हैं वो टोटल परचेजेस हुई हैं 1,30,000 की। इसका मतलब है हमने एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4, 5, जितनी बार भी डिफरेंट जो लेजर लाइट्स खरीदी हैं वो हमने 1,30,000 की लेजर लाइट्स खरीदी हैं।
अब 1,30,000 की लेजर लाइट्स खरीदी हैं और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम था, इसका मतलब है इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं किया होगा, इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं किया और परचेजेस का टेम्परेरी अकाउंट बनाया, जितनी बार परचेजेस करते गए 1,30,000 को परचेजेस में ऐड करते गए। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है जनवरी 1 को आपके पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल थी वो 14,000 थी और परचेजेस जो आपने की इस साल में वो की 1,30,000 की। तीसरी चीज जो आपको बताता है वो कहता है एट December 31 पार्टी सप्लाई काउंटेड द मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट 12,000। वो कहता है कि जी जब साल शुरू हुआ तो 14,000 की इन्वेंट्री स्टोर रूम में पड़ी हुई थी, साल के दौरान 1,30,000 की मजीद परचेजेस की और वो भी स्टोर में रख दी। अब स्टोर में तो रख दी लेकिन इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं किया। अब कहता है पीरियड के एंड में 31 दिसंबर को हम स्टोर में गए और दोबारा जाके सारी इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया, काउंट किया, तो वो पड़ी हुई थी 12,000 की। अच्छा, अब होनी कितनी चाहिए थी? 14,000 पहले की और 1,30,000 हमने बाद में खरीद के स्टोर में रखी थी। इसका मतलब है 1,44,000 की इन्वेंट्री स्टोर में मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन पड़ी हुई कितनी है? जो हमने एंड में जाके काउंट की है, एंड में जाके पड़ी हुई है 12,000 की इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है 1,44,000 की होनी चाहिए थी, 12,000 की रह गई है, डिफरेंस बाकी कहाँ गई? बाकी हमने सेल कर दी होगी ना। इसका मतलब है वो जो डिफरेंस है इन्वेंट्री का वो बिक गया होगा। इसका मतलब है 1,44,000 माइनस 12,000, 1,32,000 की इन्वेंट्री इस करंट ईयर में सेल हुई होगी। इसका मतलब है परचेज जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 12,000 होगी इस करंट ईयर की। इसकी स्टेटमेंट भी है, मैं आपको भी आगे दिखाता हूं। जी, जब आपने कॉस्ट ऑफ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी होती है तो उसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इन्वेंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जब साल शुरू हुआ था तो कितनी इन्वेंट्री थी, उसमें ऐड करें परचेजेस 1,30,000 के आपने करंट पीरियड में कितनी मजीद खरीदी है। इसका मतलब है अगर 14,000 पहले अवेलेबल थी, पुरानी थी, और 1,30,000 की मजीद खरीदी गई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब जो हमारे पास मौजूद होने चाहिए थे, जो हम बेच सकते थे, वो 1,44,000 थे। अब लेस इन्वेंट्री, लेस इन्वेंट्री एंड ऑफ ईयर, और जब हमने एंड पे जाके स्टोर में देखा तो 12,000 की इन्वेंट्री बची थी साल के एंड में। होनी कितनी चाहिए थी? 1,44,000। बची कितनी हुई है स्टोर में, फिजिकली कितनी पड़ी हुई है? 12,000। तो आपने अपनी इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री को 12,000 से क्रेडिट किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से एंडिंग इन्वेंट्री को लेस किया तो 1,44,000 माइनस 12,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,32,000 बनी। अब इसका मतलब है इस पूरे साल में जो हमने सेल की है, सेल तो हम साथ साथ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते गए थे। जब जब हमने सेल की, याद है हमने लेजर लाइट 500 की लेजर लाइट्स बेची थी तो हमने सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया था, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। इसका मतलब है पूरे साल की जितनी सेल्स है वो तो सेल्स रेवेन्यू के अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, क्रेडिट हुई भी है। सिंपली सेल्स रेवेन्यू के अकाउंट का बैलेंस लेंगे तो आपको टोटल रेवेन्यूज पता चल जाएंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको अभी तक नहीं पता वो कितनी। वो आपने चूंकि रिकॉर्ड ही नहीं की पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, वो आपने पीरियड के एंड का वेट किया, एंड में आपने हिसाब लगाया कि यार इस साल में जो टोटल बिगिनिंग इन्वेंट्री थी 14,000, मैंने परचेज की 1,30,000, 1,44,000 स्टोर में पड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं कुछ भी ना बेचता और साल के एंड में स्टोर में जाता तो 1,44,000 का सामान पड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन मैं जब स्टोर में गया साल के एंड में तो 12,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। इसका मतलब है बाकी कहाँ गई? 1,44,000 माइनस 12,000,
1,32,000 की इन्वेंट्री सेल हो गई होगी। मतलब जो मैंने सेल्स की हैं, वो जो चीजें मैंने बेच दी हैं, वो कितने की मुझे कॉस्ट की थी? 1,32,000 की। इसका मतलब है मुझे पता चल गया कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 1,32,000। अब मुझे 3 काम करने हैं। एक, इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉर्ड करना है। दूसरा, परचेजेस के अकाउंट को क्लोज करना है। और तीसरा, इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे इन्वेंट्री का अकाउंट अभी भी यही कह रहा है कि इन्वेंट्री का कितना 14,000 का डेबिट बैलेंस है। वो जो 12,000 है वो फिजिकली स्टोर में टोटल इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अभी तक आपने इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं किया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभी भी इन्वेंट्री के अकाउंट का बैलेंस 14,000 ही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जनरल में कभी भी इस अपना पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री के अकाउंट को अभी तक आपने अपडेट नहीं किया। वो पीरियड के एंड में होगा। अब आपने ये करनी है, एक, आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉर्ड करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,32,000। कॉस्ट आपको पता है एक्सपेंस की नेचर को होता है। कॉस्ट हमेशा डेबिट होती है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,32,000 से डेबिट हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अब आपने परचेजेस को क्लोज करना है। आपको पता है किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप उस अकाउंट के, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उस अकाउंट को उतनी अमाउंट से डेबिट कर देते हैं। अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उतनी अमाउंट क्लोज करने के लिए उतनी अमाउंट से उसे क्रेडिट कर देते हैं। आपको पता है परचेजेस जब भी हमने की थी तो परचेजेस चूंकि एसेट की नेचर का है, इंक्रीज होता है, तो हमने अपने तमाम जो हमने वो चीजें खरीदी थी हमने उनको परचेजेस को डेबिट किया था। ठीक है, परचेजेस को जब हमने डेबिट किया था तो अब जो 1,30,000 परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस था। अगर मैं परचेजेस के अकाउंट को, चूंकि टेम्परेरी अकाउंट है, जीरो करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूं, तो अगर उसमें 1,30,000 डेबिट बैलेंस है तो परचेजेस को क्लोज करने के लिए 1,30,000 से क्रेडिट कर दूंगा, तो परचेजेस क्लोज हो जाएंगी। इसका मतलब है आपके दो काम हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिकॉर्ड हो गई और परचेजेस का टेम्परेरी अकाउंट भी क्लोज हो गया 1,30,000 का। अब रही बात इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करना है। इन्वेंट्री के अकाउंट में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है और आपकी परचेजेस कितनी है। देखिए सिंपल सी बात है, आपने इस करंट पीरियड में परचेजेस की थी 1,30,000 की, लेकिन बेच दी कितनी? 1,32,000। अब 1,30,000 की चीजें खरीदी थी, लेकिन जो बेची हैं वो 1,32,000 की बेची हैं। जो 2,000 की फालतू बेची हैं वो कहां से आई? वो कहां से आई? वो आपकी उस 14,000 की इन्वेंट्री में से आई जो आपने पीरियड के शुरू में पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है इस बार 1,30,000 की जो परचेजेस की थी वो तो सारी की सारी बेच ही दी, प्लस 2,000 पुरानी इन्वेंट्री में से भी बेच दिया। इसलिए अब पुरानी इन्वेंट्री के बैलेंस को 2,000 से रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो इन्वेंट्री को 2,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसको, ये जो आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा हुआ है इसको जरा इग्नोर कर दें, ये चेंज थी, मुझे डिलीट करना याद नहीं रहा, इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,32,000 से डेबिट हुई, परचेजेस क्लोज होने के लिए 1,30,000 से क्रेडिट हुई। अब दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन्वेंट्री ने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। अगर तो परचेजेस कम है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा है, इसका मतलब है खरीदा कम बेचा ज्यादा, तो वो जो ज्यादा बेचा वो कहां से आया है? वो पुरानी इन्वेंट्री में से आया। इसका मतलब है पुरानी इन्वेंट्री का बैलेंस कम करना है। इन्वेंट्री एसेट है, जब रिड्यूस होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए आपने इन्वेंट्री को 2,000 से क्रेडिट कर दिया।
इसका मतलब है ये है कि आपकी इन्वेंट्री में 2000 की कमी हो गई। अगर आप याद करो कि आपका इन्वेंट्री का उसने आपको कहा था 1,44,000, सॉरी ये जो है ना 1,44,000 का डेबिट बैलेंस, नहीं 1,44,000 नहीं था, 14,000 था, सॉरी 14,000 था, 14,000 का डेबिट बैलेंस था। तो अब आपने इसमें 2,000 का क्रेडिट कर दिया, ठीक है, 2,000 का क्रेडिट किया तो इसका नया बैलेंस कितना आ जाएगा, 14,000 माइनस 2,000, मतलब 14,000 डेबिट साइड पे, 2,000 क्रेडिट साइड पे, तो इसका नया अपडेटेड बैलेंस कितना आ जाएगा, 12,000 का डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है, तो क्या है आपके पास वो अमाउंट जो एंडिंग इन्वेंट्री में फिजिकली आपके पास मौजूद है। अब 2000 इन्वेंट्री को जब 2000 से क्रेडिट किया तो इन्वेंट्री के अकाउंट का बैलेंस भी 12,000 हो गया। मतलब इसका यहाँ पे आप देखें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपने पीरियड में सिर्फ एक बार ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड किया है और एक बार ही इन्वेंट्री को रिकॉर्ड अपडेट किया है, और वो पीरियड के एंड में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो तरीका था इन्वेंट्री फाइंड आउट करने का कि वो डेबिट होनी है क्रेडिट होनी है, वो सिंपली ये है कि आप देखें डेबिट साइड पे 1,32,000 है, परचेजेस 1,30,000 क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब है डेबिट साइड 132, क्रेडिट साइड 130। अब दोनों साइड्स ने, डेबिट और क्रेडिट साइड ने हमेशा बैलेंस होना है। इसका मतलब है जब तक आप 2,000 को क्रेडिट नहीं करेंगे आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के मुताबिक इक्वल अमाउंट और इक्वल डॉलर अमाउंट्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स नहीं होंगे। इसलिए आपको अगर ये नहीं भी समझ आ रही कि इन्वेंट्री इस सिचुएशन में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो आपको आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेजेस के डिफरेंस से भी पता चल जाएगा कि आपको इन्वेंट्री को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखें, अगर इससे ऑपोजिट होता, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती, लेट से 1,30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होती 1,20,000, और परचेजेस कितनी होती 1,30,000। इसका मतलब ये है कि जो चीजें खरीदी वो 1,30,000 की थी और जो चीजें बेची वो 1,20,000 की थी। अब इस बार जो भी चीजें खरीदी थी उसमें से 1,30,000 में से 1,20,000 तो बिक गया, लेकिन जो 10,000 बचा है उसको क्या करेंगे, उसको वो अब क्या है, अब हर पीरियड के एंड में जब आप टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं ना, तो टेम्परेरी अकाउंट्स को जब क्लोज करते हैं तो उनका जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर करते हैं कहाँ, एक परमानेंट अकाउंट में। अब परचेजेस का ताल्लुक किस चीज से है, इन्वेंट्री के साथ। अगर फालतू चीजें परचेज हो गई हैं तो पीरियड के एंड में क्या करेंगे, जो चीजें जितनी बिक गई, जो बच गई उनको क्या करेंगे, इन्वेंट्री के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे, मतलब इन्वेंट्री को 10,000 से डेबिट कर देंगे। इसका मतलब ये है पुरानी जो इन्वेंट्री बची हुई थी वो 14,000 की थी, और अब इस साल की परचेजेस में से भी 10,000 की इन्वेंट्री बच गई, तो इस पीरियड के एंड में जो इन्वेंट्री हो जाएगी वो 14,000 पुरानी और 10,000 इस बार की इन्वेंट्री 24,000 की इन्वेंट्री बन जाएगी, जो कि अगले पीरियड के लिए इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसका मतलब है अगर परचेजेस ज्यादा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, मतलब खरीदा ज्यादा बेचा कम, तो जो बची हुई चीजें हैं वो इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगी, उस सूरत में इन्वेंट्री डेबिट होगी। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा और परचेजेस कम है, इसका मतलब है जितना खरीदा उससे भी ज्यादा बेच दिया, तो जो फालतू चीजें बेची हैं वो कहाँ से आई हैं, वो पिछले पीरियड की बची हुई चीजों को भी इस पीरियड में आपने बेच दिया है। उस सूरत में आपकी इन्वेंट्री का काउंट जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के साथ ही
इन्वेंट्री के अकाउंट जब जितनी बार परचेज करते हैं हर बार ही इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट कर देते हैं, जितनी बार सेल करते हैं हर बार ही इन्वेंट्री के अकाउंट को और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपडेट कर देते हैं। लेकिन परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं करते, एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको हम परचेजेस का अकाउंट कहते हैं, टेम्परेरी अकाउंट होता है, उसमें ऐड करते हैं। और जब हम सेल करते हैं तो हम सिर्फ सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, हम इन्वेंट्री के अकाउंट को भी नहीं छेड़ते और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकॉर्ड नहीं करते। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में साल के एंड में या पीरियड के एंड में आके एक बार इकट्ठा ही हिसाब कर लेते हैं कि इस साल के दौरान हमने कितनी चीजें बेची हैं और हमारी टोटल इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है या कमी हुई है जब पीरियड खत्म हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स में फर्क क्या है, किन सिनारियोज में हमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना बेहतर है और किन सिनारियोज में हमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना बेहतर है। अच्छा, उससे पहले क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में वही प्रोसेस है जिस तरह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में था, या जिस तरह आपकी नॉर्मल क्लोजिंग एंट्रीज थी। रेवेन्यू अकाउंट जो हैं वो इनकम समरी में क्लोज होंगे, एक्सपेंसेस जो हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के समेत वो भी इनकम समरी में क्लोज होंगे, और इनकम समरी जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में क्लोज होगी, और रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड्स जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में डायरेक्टली क्लोज होंगे। ठीक है जी। जी, अब अब बात ये है कि कौन सी कंपनीज जो है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें और कौन सी कंपनीज जो है वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें। ठीक है, फैक्टर्स सजेस्टिंग अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, फैक्टर्स सजेस्टिंग अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब क्या है, सबसे पहली चीज, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लार्ज कंपनी विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वो कंपनीज जो हैं वो आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें, जिनके पास अकाउंटेंट्स हैं, सारे उनके पास स्टाफ बड़ा मौजूद है। क्यों? क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको हर ट्रांजैक्शन के साथ आपने हिसाब रखना है कि अब मैं अपने अकाउंट्स को अपडेट करूं, ये जो मैं सेल कर रहा हूं इसके अगेंस्ट कितनी कॉस्ट है, तो आपको जो है वो आपके लिए मुश्किल है। ये एक मुश्किल परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट से 10 बार इन्वेंट्री को परचेज किया है तो 10 बार इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करना है, 10 बार आपने सेल्स की हैं, 100 बार आपने सेल्स की हैं, तो 100 बार ही आपको इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करना है। लेकिन अगर एक छोटी कंपनी है और उस रन बाय ओनर अकेला बंदा चला रहा है तो उसके लिए मुश्किल है कि वो इतना ज़्यादा अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपडेट कर सके, हर ट्रांजैक्शन पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करता रहे। तो जो है स्मॉल कंपनीज जो हैं वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करती हैं, और लार्ज कंपनीज जो हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करती हैं। फिर एक और जो मेजर मेजर डिफरेंस है परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का, वो ये है जिन कंपनीज को अपनी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए रोज़मर्रा के डिसीजंस लेने के लिए, उन कंपनीज को परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करने की ज़रूरत है। मतलब ये कि जिन कंपनीज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें हर वक्त पता हो कि उनकी इन्वेंट्री में क्या पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री अपडेटेड चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप लोग जाते हो सर्विस शूज़ पे जाते हो, बाटा पे जाते हो, आप जो है वो
जाते हो, जाके एक डिज़ाइन पसंद करते हो। अच्छा, अब डिज़ाइन पसंद करते हो और आपको डिज़ाइन पसंद आ जाता है, आप उनको कहते हो कि जी मेरे जो शू का नंबर है वो लेट से 9 या 10 नंबर है, जो भी है, आप कहते हो जी मुझे ये शू जो है वो 10 नंबर में ला दें। वो जाता है, जाके स्टोर में देखता है, वापस आके कहता है कि जी सॉरी, हमारे पास ये 10 नंबर का शू नहीं है इस डिज़ाइन में। अच्छा, अब आपको चूंकि वो शू पसंद आ गया है, आप कहते हो कि अच्छा वो मुझे आप काइंडली चेक करके बताएं कि ये डिज़ाइन इस साइज में आपके किसी और स्टोर के ऊपर पड़ा हुआ है। अब अगर तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है कौन सा शू आया और वो शू कितनी अमाउंट में आए, और उसके बाद जब जितनी जितनी बार सेल होते गए उसने इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट किया, और हर मोमेंट हर टाइम पे आपको एग्जैक्ट फिगर पता है कि इस वक्त इस स्टोर में, हमारे स्टोर में या बाकी स्टोर्स में, इस डिज़ाइन के कौन कौन से जूते जो हैं, अमाउंट आर्टिकल्स जो हैं वो कितने कितने अवेलेबल पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे बिकते जाते हैं वैसे वैसे वो अवेलेबल शूज में वो उसको अवेलेबल साइजेस में से वो माइनस करता जाता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में चूंकि जितनी बार इन्वेंट्री आती है अपडेट होती है, जितनी बार सेल होती है अपडेट होती है, तो आपके पास ऐसी कंपनीज जिनको इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में फिर क्या है कि वो आपको बता देगा जी सर हमारी फलां शॉप पे ये साइज अवेलेबल है। ये सिर्फ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये पॉसिबल है। क्योंकि इसमें तमाम रिकॉर्ड हर वक्त अपडेटेड है। लेट से अगर ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता, सब स्टोर्स को लेट से 10-10 साइजेस एक डिज़ाइन के मिल जाते, अब वो जब सेल करते तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में वो इन्वेंट्री को अपडेट ना करते तो नहीं पता होता कि इस वक्त स्टोर में उस साइज के कितने शूज मौजूद हैं। तो इसलिए जो कंपनीज जिनको अपनी इन्वेंट्री के बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कंपनीज जो हैं वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करती हैं। वेयर एज वो कंपनीज जिनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक पीरियड के एंड में ये हिसाब करना है टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, ताकि हम अपनी रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के हम अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकें और उसके ऊपर जो है टैक्सेस दे सकें। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करती हैं जिनको अपनी डेली इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह एक और जो फ़र्क है, आइटम्स इन इन्वेंट्री विद हाई पर यूनिट कॉस्ट। अब जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे प्रोडक्ट्स हैं वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, और जिन कंपनीज के लो कॉस्ट आइटम्स हैं वो कंपनीज जो हैं वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करती हैं। अब आप सिंपल सी बात है, अब आप देखें कि एक गोल्ड स्मिथ की शॉप है, ज्वेलर की शॉप है, सोने की शॉप है, और एक आपकी आम हार्डवेयर की शॉप है। अब हार्डवेयर की शॉप और जो है वो सोने की शॉप, अब दोनों चीज़ें बेच रहे हैं, उन दोनों की वैल्यू में बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब एक ज्वेलर अपना सेट बेचता है, एक गोल्ड का सेट बेचता है, तो उसके लिए आसान है या उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो देखे अच्छा ये सेट मैं कितने का बेच रहा हूँ,
इसके अगेंस्ट मेरी कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और मेरी इसको बेचने के बाद इन्वेंट्री का क्या बैलेंस है। तो उसके लिए अहमियत है कि वो इतनी हैसल करे कि वो हर बार जब वो गोल्ड की चीज़ें बेचे, सोने के सेट बेचे, तो हर बार वो अपनी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी रिकॉर्ड करे, अपनी इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करे। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड एक हार्डवेयर स्टोर है जो क्या बेच रहा है, 5 रुपए दर्जन कील बेच रहा है, आप अपना नट बोल्ट्स बेच रहा है, जहाँ पे उसकी जो एवरेज की प्रोडक्ट्स हैं वो 50, 60, 100 रुपए। वो कोई ग्लू बेच रहा है, नेल्स बेच रहा है, वो छोटे छोटे टूल्स बेच रहा है। अब उसके लिए फीजिबल नहीं है कि वो 5 रुपए के कील बेच के तो एंट्री करना चला जाए, सेल्स रेवेन्यू 5 रुपीज से क्रेडिट, कैश 5 से डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 2 रुपीज, और इन्वेंट्री जो है वो मेरी 2 रुपीज से कम हो गई। अब मेरी जो किलो की इन्वेंट्री है वो 100 रुपीज से कम होके 98 रुपीज हो गई है। उसके लिए फीजिबल नहीं। वो कहता है भाई साल पीरियड के एंड में, महीने में एक बारी मैं हिसाब लगाऊंगा, मैंने दुकान में इतने का माल खरीदा था, इतने का अभी भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है बाकी बिक गया, वो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। चलो अच्छा, आपका एक मोटा मोटा हिसाब हो गया कि ये मेरी इस महीने की कॉस्ट थी, इतनी सेल थी, ये मेरा प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो वो एक तो ये वैल्यू डिपेंड करती है परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद फिर लो वॉल्यूम ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस और अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एक और चीज़ है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में चूंकि अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते हैं ऐसी कंपनीज जिनकी या तो सेल्स वॉल्यूम बड़े थोड़े हैं, वो बहुत कम चीज़ें बेचते हैं, वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो, चूंकि वो तो ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ प्रोडक्ट को स्कैन करना है, उसने पीछे की तमाम एंट्रीज खुद ही कर देनी है कि जी ये प्रोडक्ट खरीदा कितने का गया था, इस वक्त इन्वेंट्री कितनी है और इन्वेंट्री में कमी कितनी आ रही है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, या फिर लो यूनिट्स हैं, तो आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज होगा। ऑन दी अदर हैंड या तो सेल्स बहुत ज़्यादा है या मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम है, तो आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करेंगे। इसी तरह एक और जो चीज़ परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, अगर आपका सामान जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर है, जिस तरह मैंने आपको अभी बाटा सर्विस की एग्जांपल दी, टेक्निकली देखा जाए तो मर्चेंडाइज जो है, लेट से अगर लाहौर में सर्विस की 100 शॉप्स हैं, इसका मतलब ये है कि 100 शॉप्स जो हैं उन सब पे इन्वेंट्री का स्टॉक मौजूद है। कहीं पे 10 पेयर्स पड़े हुए हैं, कहीं पे 5 पड़े हुए हैं, कहीं पे 12 पेयर्स पड़े हुए हैं, कहीं पे 6 पेयर्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब है वो जो आपके शूज हैं वो मल्टीपल स्टोर्स में, वेयर हाउसेज में स्टोर हुए हैं। अब ऐसे केसेस में आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, मतलब कि तमाम स्टोर्स का अलहदा से इन्वेंट्री अपडेट हो रही है, वो कंबाइन करेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, तो आपको अपनी इन्वेंट्री की फिगर्स पता चल जाएंगी। तो जहां पे मल्टीपल स्टोर रूम्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, वहां पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एक ही स्टोर है, आप जिस तरह मैंने भी हार्डवेयर की एग्जांपल दी, हार्डवेयर में वो जो उसकी शॉप है वही उसकी शॉप है, जो उसकी सब चीजें उसके सामने उसको नजर आ रही हैं, उसको अंदाजा हो रहा है कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट जो है ये कम हो गया है, मुझे मजीद ऑर्डर करने की ज़रूरत है, ये वाला प्रोडक्ट अभी बहुत पड़ा हुआ है, सेल नहीं हो रहा, मुझे ये अभी मजीद ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको जो है वो अपनी सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने नज़र आ रही हैं, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर सेल के बाद अपने अकाउंट्स को अपडेट करूं, क्योंकि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो अपने अकाउंट्स को देख के नहीं, फिजिकली अपने सामने स्टोर में अवेलेबल चीजें देख के कर रहा है। लेकिन बाटा या सर्विस वाले वो जो है वो चूंकि एक टाइम पे उन्हें नहीं नजर आ रहा कि 10 स्टोर्स में क्या क्या पड़ा हुआ है, उन्हें उन 10 स्टोर्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए जिससे वो टोटल करके बताएंगे, अच्छा इस वक्त हमारे पास फलां पेयर जो है वो इतना अवेलेबल है, हमें इन स्टोर्स पे वो पहुंचाने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस केस में ये आपका जो है वो
परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो पॉइंट ये नहीं है, अक्सर मेरे से अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अच्छा है या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अच्छा है? इसमें कोई अच्छाई या बुराई की बात नहीं है, सिर्फ दो तरीके हैं अपनी इन्वेंट्री के अकाउंट को मेंटेन करने के। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कंपनी का साइज क्या है, आपकी सेल्स वॉल्यूम क्या है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आपकी आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स में चल रहे हो या मैनुअल सिस्टम्स में चल रहे हो। तो आप डिसाइड करोगे कि मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करूं या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करूं। तो ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके बिजनेस में कौन सा सिस्टम बेहतर परफॉर्म करेगा या ज्यादा बेनिफिशियल होगा।